Dear aspirants, we are here to discuss the strategy for 2022 prelims. क्योंकि हर जम्मू एंड कश्मीर के एवरी कॉर्नर से हमें ये बहुत सारे क्वेरीज आए हैं स्टूडेंट से कि हमें इतने शॉर्ट स्पेन ऑफ जो टाइम हमारे पास है, हम प्रीलिम्स को कैसे क्वालिफाई करेंगे, कैसे इसको मेंटेन करेंगे। तो जिसमें हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपके सामने हैं, तो हम डिस्कस करेंगे वन बाई वन। जैसे कि आमिर सर बैठे हैं जो अपने सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे, अपने सब्जेक्ट्स में एक्सपर्ट हैं, तहलील सर हैं और फहद सर हैं और मैं भी हूँ। तो मैं अपने सब्जेक्ट्स के बारे में बताऊँ कि आपको क्या प्रीलिम्स में क्या करना है, ठीक है। तो जो ये प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है, इसमें हम आपको अपनी ओपिनियन, अपनी एक्सपीरियंस वन बाय वन शेयर करेंगे। क्योंकि जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है, इसको इस शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में कैसे हैंडल करना है, कैसे इसको मेंटेन करना है, और जो बहुत ही डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, इसलिए बहुत सारी क्वेरीज हमारे पास आ गई हैं। तो अगर मैं इस एग्ज़ाम को लेके जाऊँ तो मैं कहूँगा कि इट हैज़ लेस टू डू विद द नॉलेज एंड मोर टू डू विद द एटीट्यूड। सो आप एटीट्यूड कैसे रखेंगे इस एग्ज़ाम को लेके, आपको इस एग्ज़ाम में कैसे बैठना है, कैसे तैयारी करनी है, और कैसे इस शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम पीरियड में आपको ये मेंटेन करना है। तो जैसे कि आपको मैं ये कहूँ कि आपको एटीट्यूड इस एग्ज़ाम के लिए ऐसा बनाना है कि आपको ऐसे पढ़ना है और आपको मिनिमम सोर्स से ही आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। क्योंकि आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए, वो एक पार्ट एंड पार्सल आपकी लाइफ का होना चाहिए और आपकी पर्सनैलिटी का होना चाहिए। क्योंकि आफ्टर ऑल जब हम लास्ट में ये क्वालिफाई करते हैं एग्ज़ाम, तो हमारा लास्ट में पर्सनल डेवलपमेंट ही को चेक किया जाता है। तो ऐसा आपको एटीट्यूड बनाना है विथ रेफरेंस टू दिस एग्ज़ाम। क्योंकि जो ये एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम में आपको अगर आप कितना भी सोर्स आप कलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल आप दुनिया भर का सोर्स कलेक्ट करेंगे मटेरियल, आप कोई भी मैगजीन आप ले लो, आप कोई भी आर्टिकल आप लाओ, आप कोई भी सोर्स किसी भी इंस्टीट्यूट से आप लाओ, लेकिन उससे आपका प्री जो है वो क्वालिफाई नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन ऐसा एग्जामिनेशन है कि अगर आप कहीं से भी आप पढ़ोगे तो आपके सारे क्वेश्चंस आपको हैंडल नहीं हो पाएंगे। 30 to 40 क्वेश्चंस आपको हैंडल हो पाएंगे, लेकिन रेस्ट जो 40 क्वेश्चंस हैं या 30 क्वेश्चंस हैं जिसमें सिलेक्शन है, वो आप कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आपके पास जो भी अपना रिसोर्स है, अपना सोर्स जो है, वही आप उस पर फोकस करें, बट दैट शुड बी विद द प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ द माइंड। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे समझा सकता हूं कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई भी आप मटेरियल लाओ, किसी भी इंस्टीट्यूट से आप मटेरियल लाओ, आप कोई भी आर्टिकल लाओ, कोई भी मैगजीन लाओ, क्या आपको आज तक किसी ने उस मटेरियल पर आपने प्री को क्वालिफाई किया है? कभी भी नहीं किया है। क्यों? इसीलिए हम कहते हैं जो प्रीलिमिनरी एग्जाम जो होता है, इट्स अ शॉकिंग पेपर। आप स्टैटिक तैयार करते हो, आपको आता है करंट, आप करंट तैयार करते हो, आपको आता है स्टैटिक पोर्शन, आप स्टैटिक भी करते हो, करंट भी करते हो, आप बहुत मेहनत करते हो, लेकिन वहां पर कुछ और ही आता है। तो आप यही 30 to 40 क्वेश्चंस अपने हिसाब से कर पाते हो, लेकिन व्हाट अबाउट रेस्ट 30 to 40 क्वेश्चंस जिसमें आपकी सिलेक्शन हो जाती है? तो वो क्या होता है? उसके लिए आपको एक ही चीज़ करना है कि आपको अपने ही मटेरियल पर रहना है, अपने ही सोर्स पर रहना है, और विथ प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ माइंड जो है वो होना चाहिए। ओके, सो मेरी एक एडवाइस रहेगी आपको कि जो भी आपने आज तक पढ़ा है, लेकिन ये जो मेरी सजेशन है, एडवाइस जो है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो 1 साल से पढ़ रहे हैं या 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं। तो उनको मैं ये कहता हूं कि आप अपना ही मटेरियल इस्तेमाल करें। आप इस टाइम पर किसी और का मटेरियल कंसल्ट कर रहे हो या वेबसाइट्स आप सर्च कर रहे हो, ऐसा कुछ ना करना। आई विल कॉल इट एज ए फ्यूटाइल एक्सरसाइज, और रादर आई शुड से इट इज अननेसेसरी एक्टिविटी। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि सिर्फ आपको 20 या 22 डेज आपके पास हैं। इस 22 डेज में आपको क्या करना है? आपको एक गाइडेंस लेनी है। जिस तरह हम यहाँ पर सारे टीचर्स बैठे हुए हैं, आपको एक मेंटरशिप ऐसा होना चाहिए कि जिसके पास ऐसी क्वालिटीज हों जो रिक्वायरमेंट है फॉर टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन और प्री एग्जामिनेशन। तो मैंने पहले ही आपको कहा कि ये शॉकिंग पेपर है, आपको कभी भी किसी भी नोट से आपको क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। लेकिन जो आपको 40 क्वेश्चन इस अपने मटेरियल से, अपनी मेहनत से जो निकलते हैं, लेकिन वो सिलेक्शन नहीं है। सिलेक्शन है किसमें? सिलेक्शन है जो नेक्स्ट 30 या 40 क्वेश्चन आप करते हो, वो किस बुनियाद पर आप करते हो। उसके लिए आपको एक ही चीज करना है, दैट इज कॉल्ड कंसेप्चुअल क्लियरिटी। जितना आपको कंसेप्ट क्लियर है ना, उसके बुनियाद पर आप गेस वर्क करते हो। अगर आपके पास कंसेप्ट क्लियरिटी नहीं है तो आप गेस वर्क भी नहीं कर सकते हो। एक होता है कि हम कहते हैं कि तुक्का हर साल नहीं चलता है, हर टाइम पर या हर क्वेश्चन पर नहीं चलता है। तो हर टाइम पर कैसे चलेगा ये तुक्का तो हमें करना ही करना है प्री में। तो वो कैसे चलेगा? जब आपके पास कंसेप्चुअल क्लियरिटी होगी, तब जाके आप क्या करेंगे, आप नेक्स्ट 30 to 40 क्वेश्चंस आपको गेस वर्क आपको काम में आएगा।
और उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अच्छे से पढ़ना है, आपको मेंटरशिप लेनी है, आपको गाइडेंस लेनी है, जिसके लिए हम सारे टीचर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं। उसी के रिगार्डिंग हम यहाँ पर पढ़ा भी रहे हैं और हम गाइडेंस करते हैं ऑल ओवर द कंट्री हम कह सकते हैं, और पर्टिकुलरली हम जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी करते हैं। और इसलिए बहुत सारी क्यूरीज़ भी हमें आई हैं, इसलिए हम यहाँ पर आपके सामने आए हैं कि जो बहुत सारी क्यूरीज़ आई हैं रिगार्डिंग के इस छोटे पीरियड में हम कैसे इसको क्वालिफाई करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पर इस क्विंटेंसेस में जैसे कि मैं पढ़ाता हूँ ज्योग्राफी और साथ साथ में पॉलिटी भी पढ़ा रहा हूँ, तो मैं उनके लिए कहता हूँ कि जो 1 साल से या 2 साल से 6 महीने से इस मेहनत में या इस तैयारी में बैठे हुए हैं, तो उनके लिए मैं ये कहता हूँ कि वो क्या करेंगे। ज्योग्राफी के लिए अगर मैं कहूँ तो ज्योग्राफी के लिए अगर आप स्टार्ट करेंगे तो फिजिकल फीचर जो इंडिया का आता है, लाइक फ्रॉम हिमालयाज टू आइलैंड्स, कम से कम इतना तो आपको पता होना चाहिए। प्लस आप साथ साथ में ड्रेनेज का भी थोड़ा सा आप रिवाइज करेंगे, और उसके बाद सॉइल्स वगैरह जो है वो इंडियन ज्योग्राफी का वो पार्ट जो है उसमें आप थोड़ा सा ना फोकस करेंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ इतना ही आप फोकस करेंगे, मैं कह रहा हूँ कि कम से कम इस पर आपको फोकस ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर आप 2018 का पेपर आप देखते हो या 2021 का अगर आप पेपर देखते हो तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इसी पार्ट में से ही पूछे गए हैं। साथ साथ में आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको एटलस बहुत ही अच्छा होना चाहिए। एटलस में 1 या 2 सवाल तो हर साल आपको मिलेंगे। और इसी तरह आपको क्लाइमेटोलॉजी का अगर आप पार्ट पढ़ेंगे तो अगर मैं ये कहूँगी पूरे क्लाइमेटोलॉजी पर अगर आपको नज़र ना है, पर कम से कम आपको नज़र होनी चाहिए एटमॉस्फेयर पर, टेम्परेचर, लेयर्स वगैरह वगैरह करके इतना आपको पता होना चाहिए। और साथ साथ में आपको ओशनोग्राफी में ओशन करंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर हर किसी फिजिकल फीचर के बारे में पता ना भी हो, लेकिन कम से कम ओशन करंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसी तरह अगर आप जियोमॉर्फोलॉजी में भी अगर आप जाएंगे तो उसमें कम से कम वॉल्केनिज्म, रॉक्स वॉक्स जो है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये ज्योग्राफी में इतने पार्ट जो मैंने आपको बोले कि कम से कम इस पर आपको अच्छी खासी नज़र होनी चाहिए। ठीक, अब अगर मैं बात करूं पॉलिटी के रिलेटेड, तो पॉलिटी में भी अगर आप पिछले साल के चाहे आईएएस की पेपर आप निकालेंगे या 2018 और 2021 का पेपर अगर आप निकालेंगे तो उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। कुछ सिलेक्टेड पोर्शन है जहां पर आपको बहुत अच्छी खासी नज़र होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टार्ट करूं पॉलिटी का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट ही है ना, उसमें भी हर साल क्वेश्चन आते हैं, आईएएस में भी और केएस में भी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्टार्ट करूँ व्हाट एक्चुअली इज कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है क्या, ओके, सेपरेशन ऑफ पावर है क्या। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट से ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं तो जो आपको आ सकते हैं। उसके साथ साथ आपको प्रीएम्बल भी पढ़ना है, उसके साथ आपको पढ़ना है फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज़। इसमें जो ये पहला लॉट जो है, पहला जो पार्ट जो है पॉलिटी का, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस आए भी हैं। तो उसके अलावा आप क्या करेंगे, उसके अलावा जो आप पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अलावा जो आप पढ़ेंगे वो आप पढ़ेंगे यूनियन एग्जीक्यूटिव, जिसमें आपका प्रेसिडेंट आता है, प्राइम मिनिस्टर आता है, पार्लियामेंट आता है, लोकसभा राज्यसभा कमेटीज़ वगैरह जो आते हैं वो सारा इस यूनियन एग्जीक्यूटिव में आता है। उसमें आपको बहुत ही फोकस करना है। और साथ साथ में अगर आपके पास टाइम भी है तो जुडिशरी पर भी थोड़ा सा आप फोकस करेंगे। तो ये टॉपिक जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं तो इस पर अच्छा खासा फोकस करना। मैं नहीं कहता हूँ कि सिर्फ इतना ही आप पढ़ें जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है, जो ऑलरेडी आपने मेहनत की है, लेकिन मैं कहता हूं कि इन वाले टॉपिक्स पर आप क्या करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा ही फोकस करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ आए हुए भी हैं और एक्सपेक्टेशन ये भी है कि आ भी सकते हैं। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। तो अभी जो हमारे दूसरे सर हैं फैज सर, वो अपने आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री के बारे में वो बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स। तो जैसे मोमिन सर ने बोला कि आपका प्रीलिम्स का जो एग्जामिनेशन है, एक तो इसके लिए फैक्चुअल नॉलेज ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है दैट इज़ कंसेप्चुअल क्लैरिटी। और अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं, हिस्ट्री की और आर्ट एंड कल्चर की, ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको तभी आएगी जब आपने मल्टीपल टाइम्स रिवीजन किया होगा। बिना रिवीजन के ये पेपर क्वालिफाई नहीं होगा। आपको आधे फैक्ट्स याद रहेंगे, लेकिन द पेपर इज़ अबाउट कंसेप्ट्स। आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपके आधे से ज़्यादा सवाल जो होंगे वो आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी के बेसिस पे सॉल्व करोगे। आपको डायरेक्ट आंसर नहीं पता होगा, आप उसको सॉल्व करोगे, तब जाके आपकी सिलेक्शन हो सकती है, आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो सकता है। इसी के लिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, लेकिन कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आपके पास बहुत ज़रूरी चीज़ जो आपने करनी है दैट इज़ रिविजन। अब जो आपका टाइम पीरियड है यहाँ का, अभी आपको 20 से 22 दिन का टाइम जो मिला है एग्ज़ाम से पहले, अब आपने क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अब आपने फोकस करना है उन एरियाज़ पे जहाँ से ज़्यादातर सवाल आते हैं। अब अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो आप लोगों को अभी तक तो इतना पता हो गया होगा कि एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न 3 एरियाज़ हैं इसके, और इन्हीं तीनों एरियाज़ में से सवाल आते रहते हैं। अब आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री ये काफ़ी जगह पे कोलैबोरेट करते हैं, काफ़ी जगह पे मैच होते हैं, इसीलिए आप इन दोनों को साथ लेके पढ़ते हैं। अब एरियाज़ कौन से हैं जिस पे हमने
अभी फोकस करना है। सो सबसे पहले एंशिएंट इंडिया में आप फोकस करेंगे इम्पॉर्टेंट लिटरेचर पे, वो वेदास होंगे, वो धर्मशास्त्रास, धर्मसूत्रास वगैरह, वैदिक पीरियड का लिटरेचर होगा, आप उस पर फोकस करेंगे। उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप थोड़ी सी कंसेप्चुअल क्लैरिटी 2 फैक्टर्स पे रखेंगे। सबसे पहली लोकेशन, टाउन्स की लोकेशन कहाँ पे थी, मोहनजोदारो आज कहाँ पे है, हड़प्पा कौन से एरिया में आता है, धोलावीरा कहाँ पे आता है, ये आपको पता होने चाहिए। और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए इंडस वैली सिविलाइजेशन में उनके टाउन प्लानिंग के बारे में और उनके आर्ट के बारे में, जिसमें उनकी ज्वेलरी आती है, जिसमें उनके बाकी फैक्टर्स आते हैं, उनकी टेराकोटा चीज़ें आती हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इंडस वैली सिविलाइजेशन में। उसके बाद इम्पॉर्टेंट एरिया है आपका बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। अब यूपीएससी खासकर पिछले कई सालों से बुद्धिज़्म पे एक सवाल ज़रूर पूछता है और बहुत फैक्चुअल सवाल होता है। इट इज़ मोर अबाउट द फैक्ट्स रिलेटेड टू गौतम बुद्धा, इट इज़ मोर अबाउट फैक्ट्स रिलेटेड टू जैनिज़्म। उसमें आपको पता होना चाहिए बुद्धा की लोकेशंस, बुद्धा का बर्थ कहाँ पे हुआ था, डेथ कहाँ पे हुई थी, कौन कौन से एरियाज़ में उन्होंने टच किया था, कहाँ कहाँ गए थे, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यूपीएससी हमेशा इस पे एक सवाल पूछता है और हमारे लिए यूपीएससी ही मॉडल है, उसी के बेसिस पे हमारा जेकेपीएससी भी पेपर्स को निकालता है। उसके बाद मौर्यन पीरियड में आपको बहुत कभी बेसिक सवाल भी पूछा जाएगा अबाउट द कलिंगा वॉर, या पूछा जाएगा अशोकास धाम पॉलिसी। अब ये जो अशोकास धाम पॉलिसी है ये कोई फैक्ट नहीं है, ये कंसेप्ट है। अगर ये कंसेप्ट आपको पता होगा, इससे रिलेटेड आप हर एक सवाल निकाल सकते हैं। उसके बाद साउथ इंडिया से, जैसे आपने लास्ट वाले एग्जाम में भी देखा होगा, साउथ इंडिया से भी सवाल आते हैं। इसीलिए साउथ इंडिया में एंशिएंट पीरियड में आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो पता होना चाहिए दैट इज़ योर संगम एज। संगम एज के बारे में बेसिक नॉलेज, ये क्या था, कब था, क्यों था, संगम इसको कहते क्यों है, ये किन डायनेस्टीज़ के टाइम पे ये कॉन्फ्रेंसेस होती थी, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। उसके बाद गुप्ता पीरियड में आपको पता होना चाहिए अबाउट देयर 3 किंग्स, चंद्रगुप्ता फर्स्ट, समुद्रगुप्ता एंड चंद्रगुप्त सेकंड। इनके बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन किसने किया है, सबसे ज़्यादा कंसोलिडेट किसने किया है, ये एरियाज़ हैं जो आपको एंशिएंट इंडिया में फोकस करने हैं। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको फोकस करनी है, ना सिर्फ एंशिएंट इंडिया में बट एंशिएंट मिडिवल दोनों में करनी है, दैट इज़ द टर्म्स। अब अगर आप अपनी एनसीईआरटी की बुक्स खोलेंगे एंशिएंट की और मिडिवल की, आपको कई जगह पे टर्म्स मिलेंगी। जैसे लास्ट वाले एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, विटी एक टर्म है, या मिडिवल पीरियड में हम देखते हैं सवाल आया हुआ है सरदेशमुखी क्या होता है, चौथ क्या होता है, ये टर्म्स हैं। ये टर्म्स आप लोगों को एग्जैक्टली डेफिनेशन इनकी पता होनी चाहिए। वेदर आर वी टॉकिंग अबाउट अ टैक्स, वेदर आर वी टॉकिंग अबाउट अ मिनिस्ट्री, वेदर आर वी टॉकिंग अबाउट अ डिपार्टमेंट, ये क्या सिस्टम है, जजमानी एक कंसेप्ट था, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और इसका बेस्ट सोर्स जो आपके पास है दैट इज़ योर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में आपको हर पेज पे हर पीरियड की कोई 2-4 टर्म्स मिलेंगी, वो टैक्स की होगी, वो डिपार्टमेंट कोई नया बन रहा है या कोई और कंसेप्ट होगा, उसके बारे में आपको डेफिनेशन होनी चाहिए। अब आप क्या करेंगे, आप बार बार बुक को रेफर नहीं करेंगे, आप ये टर्म्स लिखेंगे, इनका आगे एक डेफिनेशन, एक लाइन का, आधे लाइन का, बस उतना आप एक लिस्ट बना के रखेंगे, सो दैट जस्ट बिफोर द प्रीलिम्स आप इस एक लिस्ट को एकदम से 5, 10, 15 मिनट में रिवाइज कर लोगे और उसके बाद आप ये पोर्शन कंप्लीट कर लोगे। कमिंग टू योर मिडिवल पीरियड, मिडिवल पीरियड में आपका ज़्यादा फोकस 2-3 चीज़ों पे रहता है, खासकर जेकेपीएससी के पेपर्स में। 1, मुगल्स का कंसेप्ट आपको बहुत क्लियरली पता होना चाहिए, और मुगल्स में अब बहुत सारे एरियाज़ हैं जिस पे क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बैटल्स, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, और यहाँ पे अब जेकेपीएससी भी कंसेप्ट्स पे जा रहा है। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट फैक्ट्स कि ये लड़ाई किसके और किसके बीच में हुई थी, उसका कंसेप्ट भी पता होना चाहिए कि इस लड़ाई का बैकग्राउंड क्या था, इस लड़ाई का रिजल्ट क्या था। आप हिस्ट्री में जो भी इवेंट पढ़ेंगे, मेक श्योर कि आप उसका कंसेप्ट इस तरह से पढ़ेंगे कि आपको उसका बैकग्राउंड पता हो और आपको उसका रिजल्ट पता हो। ये 2 चीज़ें आपको पता होंगी, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। उसके बाद खास फोकस करेंगे आप अकबर पे, अकबर की पॉलिसीज, बिकॉज अकबर इज़ द कंसोलिडेटर ऑफ मुगल एम्पायर। इसीलिए गवर्नेंस, लिटरेचर, एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सपेंशन, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं अकबर के टाइम पे।
उसके बाद ये जितने भी ग्रेट मुगल्स का जितना भी पीरियड था, इसमें हर किंग के लिए का कोई एक खास कंट्रीब्यूशन है। फॉर एग्जांपल जहांगीर इज़ नोन फॉर पेंटिंग्स, शाहजहां के टाइम पे आर्किटेक्चर डेवलप हो रहा है, औरंगजेब वाज मोर इन्वॉल्व इन द डेक्कन इश्यूज। ये एरियाज आपको पता होने चाहिए। अब अगर आप लास्ट वाले पेपर में देखेंगे, एक सवाल था चांदनी चौक पे। अब जनरली हम बेसिक इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं, चांदनी चौक, शाहजहानाबाद, जामिया मस्जिद, रेड फोर्ट, ये शाहजहां ने बनाई है, लेकिन सवाल था कि चांदनी चौक किसने डिज़ाइन किया है। सो JKPSC इज मूविंग इनटू कंसेप्ट्स। अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए क्या तरीका है, मुगल पीरियड की 5-10 बेसिक मॉन्यूमेंट्स जो हैं, ताजमहल, रेड फोर्ट या अकबर के टाइम का बुलंद दरवाज़ा, ये 8-10 बिल्डिंग्स, 8-10 मॉन्यूमेंट्स आप निकालेंगे। इनके लिए इंफॉर्मेशन आप बुक से पढ़ेंगे, साथ साथ थोड़ा सा और गूगल भी करेंगे। इसकी एक लिस्ट बना लें, जैसे आपने पहले टर्म्स की एक लिस्ट बनाई, इन मॉन्यूमेंट्स की एक लिस्ट बना लें। एक पेज है ये ज़्यादा नहीं जाना है, एक पेज, हर मॉन्यूमेंट पे बेसिक इन्फॉर्मेशन, मटेरियल कौन सा यूज़ हुआ है। जैसे यूपीएससी में एक सवाल था, कुतुब मीनार में रेड सैंडस्टोन के साथ साथ क्या मार्बल भी यूज़ हुआ है। अब जनरली व्हेन वी इमेजिन कुतुब मीनार, हम कहते हैं सिर्फ रेड सैंडस्टोन है, लेकिन वहाँ मार्बल भी यूज़ हुआ है। सो मटेरियल कौन सा यूज़ हुआ है, किसके टाइम पे बना है, और अगर उस मॉन्यूमेंट में किसी का कंट्रीब्यूशन है, जैसे यहाँ पे था शाहजहां की बेटी ने चांदनी चौक डिज़ाइन किया है, ये इन्फॉर्मेशन आप उसमें ऐड कर लेंगे। सो आपका यहाँ से आर्ट एंड कल्चर भी कवर हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स, और आपका मुगल पीरियड का ये एरिया भी कवर हो जाएगा। फिर दिल्ली सल्तनत आता है आपका मिडिवल पीरियड में। दिल्ली सल्तनत में आप क्या करेंगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन, क्रोनोलॉजी आपको पता होना चाहिए, खिलजीज, तुगलक, सैयद्स, लोदीज, ये इनकी क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए। और कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर क्या करता है, पूछता है टर्म किसकी कितनी है, किस डायनेस्टी ने सबसे ज़्यादा रूल किया है, या क्रोनोलॉजिकली आपको उनको लिखना होगा इन टर्म्स ऑफ सबसे ज़्यादा पीरियड किसका है। अब खिलजीज का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, टाइम पीरियड बहुत कम है, तुगलक्स का टाइम पीरियद बहुत ज़्यादा है। सो आपको ये क्रोनोलॉजिकली पता होने चाहिए, पहले कौन आया, बाद में कौन आया, और खासकर इंपॉर्टेंट किंग्स कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक, अल्तमश, बलबन, रज़िया सुल्तान, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, ये इंपॉर्टेंट किंग्स हैं, इनका आपको पता होना चाहिए, क्रोनोलॉजी भी, टाइम पीरियड भी, और किसका कितना कंट्रीब्यूशन। अब सिंपल है, जैसे अलाउद्दीन खिलजी, इसका कंट्रीब्यूशन मार्केट रिफॉर्म्स, इसका कंट्रीब्यूशन एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। बलबन, इसका कंट्रीब्यूशन क्या है, बलबन्स आइडिया ऑफ किंगशिप। रज़िया सुल्तान, द फर्स्ट फीमेल रूलर। ये 4-4, 5-5 पॉइंट्स हैं जो आपने पढ़ने, इसके आगे आप नहीं जाएंगे। और यहाँ पे भी, यहाँ पे जो टर्म्स हैं, यहाँ पे मिडिवल पीरियड में टर्म्स जो ज़्यादा हैं वो हैं डिपार्टमेंट्स। इस दिल्ली सल्तनत ने इंडिया में एक बिल्कुल नया सेटअप लाया गवर्नमेंट का, और नए नए डिपार्टमेंट्स बनाना शुरू किया। वो मिलिट्री डिपार्टमेंट है, दीवान अर्ज़ है, वो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, होम का डिपार्टमेंट है, आपको इनके नाम याद होने चाहिए। सो अगेन आप क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे, दीवान अर्ज़ इसकी डेफिनेशन, बाकी डिपार्टमेंट उसकी डेफिनेशन, क्योंकि इस पे डायरेक्ट सवाल बन सकता है। ये वो एरियाज़ हैं जो ट्रेंड में हमेशा रहे हैं, JKPSC में, UPSC में हमेशा ये एरियाज़ ट्रेंड में रहे हैं। उसके बाद साउथ इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए पल्लवाज एंड चोलाज। लास्ट वाले एग्जाम में आपने देखा होगा एक सवाल आया था, बहुत बेसिक फैक्चुअल सवाल है चोलाज पे, गंगाईकोंडा चोला किसे कहा जाता है। ये फैक्चुअल सवाल है, आपको पता है, आपको 2 किंग्स पढ़ने हैं चोलाज के, राजा एंड राजेंद्र फर्स्ट, ये 2 किंग्स हैं, इन पे सवाल बनते हैं। आप इस पे फोकस करेंगे, आप पल्लवाज पे फोकस करेंगे, बिकॉज उनका कंट्रीब्यूशन, अगेन देयर इज द कंट्रीब्यूशन इन टेम्पल आर्किटेक्चर। आपको पता होना चाहिए गुप्ताज के टाइम पे नॉर्थ इंडिया में, पल्लवाज के टाइम पे साउथ इंडिया में ये टेम्पल आर्किटेक्चर बना था। आपको टेम्पल आर्किटेक्चर हिस्ट्री में भी कवर होगा, साथ ही साथ आप इसको आर्ट एंड कल्चर में अलग से कवर करेंगे। कवर क्यों करेंगे, बिकॉज ये हिस्ट्री का भी पार्ट है, और टेम्पल आर्किटेक्चर में बेसिक हम स्टार्ट जब करते हैं आर्ट एंड कल्चर, हम आर्किटेक्चर से ही स्टार्ट करते हैं, और इस पूरे पीरियड में आर्किटेक्चर वॉज बेस्ड ऑन टेम्पल्स ओनली। सो आप इस एरिया में टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता होने चाहिए बेसिक डिफरेंसेस अबाउट नगारा स्टाइल, द्रविड़ा स्टाइल। नगारा स्टाइल किसके टाइम पे डेवलप हुआ है, द्रविड़ा स्टाइल किसके टाइम पे डेवलप हुआ है।
ये हो जाएगा आपका मिडिवल इंडिया, यहीं तक ख़त्म। आपको इन्हीं एरियाज़ पे फोकस करना है। उसके बाद आता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया जो है वो है आपका मॉडर्न इंडिया का। मॉडर्न इंडिया में आपने कहाँ से देखना है? नाउ आई सजेस्ट, जनरली मॉडर्न इंडिया में लोग करते हैं नेशनल मूवमेंट से स्टार्ट करते हैं या रिवोल्ट ऑफ 1857 से स्टार्ट करते हैं, बट आई वुड सजेस्ट आप स्टार्ट करेंगे डिक्लाइन ऑफ मुगल्स से। डिक्लाइन ऑफ मुगल्स में, अब जैसे हमने ग्रेट मुगल्स की बात की थी, डिक्लाइन ऑफ मुगल्स में आप मोहम्मद शाह पे फोकस करेंगे, मोहम्मद शाह रंगीला जिसको कहते हैं, बिकॉज उसके टाइम पे बहुत ज़्यादा इवेंट्स हो रहे हैं, इन्वेजन हो रहा है, डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, उस पर आप फोकस करेंगे। थोड़ा सा आपको टाइमलाइन पता होना चाहिए, ये किस पीरियड से किस पीरियड तक किंग था। उसके बाद आप फोकस करेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857। अब रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, लेकिन ये इतना रिडंडेंट हो गया है कि अब पीएससी इसमें और डीप जा रहा है। सो आप क्या करेंगे? रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ेंगे, उसमें जितने इंपॉर्टेंट लीडर्स थे एक बार उनके बारे में इंडिविजुअली पढ़ेंगे, सो दैट यू हैव दैट एडेड इंफॉर्मेशन ऑन दीज लीडर्स जिस पे आपके सवाल बन सकते हैं। जैसे हमने लास्ट पीएससी के पेपर में देखा था, एक सवाल था शाहमल है उसका आंसर, लेकिन जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डीपर है, अबाउट अ स्मॉल प्रोविंस। हम जनरली बड़े एरिया में देखते हैं कौन लीडर था, लेकिन सवाल एक स्मॉलर प्रोविंस के बारे में पूछा गया था। सो आपको क्या करना है? रिवोल्ट ऑफ 1857 में लुक फॉर दीज लीडर्स एंड गो अ लिटिल डीपर इनटू द इंफॉर्मेशन। उसके बाद पेजेंट रिवोल्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, इस पे सवाल आता ही आता है। आपको पेजेंट रिवोल्ट्स में पता होना चाहिए ये पेजेंट रिवोल्ट किस एरिया में हुआ है। इवन इफ यू डोंट नो द प्लेस, एग्जैक्ट प्लेस, आपको पता होना चाहिए ईस्टर्न इंडिया में है, ये वेस्टर्न इंडिया में है, ये कहाँ पे है, मोपला रिवोल्ट कहाँ पे हुआ है, कोई और पेजेंट रिवोल्ट है वो कहाँ पे हुआ है, ये आपको एरियाज पता होने चाहिए। बिकॉज जनरली सवाल आता है या तो एरियाज पे या आता है अगर कोई इंपॉर्टेंट लीडर है उस रिवोल्ट का उस पे। सो अगेन आप एक चार्ट बना लो, एक पेज का, मोमेंट का नाम, प्रेजेंट मोमेंट का नाम, लीडर का नाम, एरिया का नाम। आप ये 4-5 पेजेस का जब आप डॉक्यूमेंट बनाएंगे, और ये 20 दिन में हो सकता है, आपको प्रीलिम्स से पहले सिर्फ 3 घंटे में आप अपना पूरा हिस्ट्री का पोर्शन जो है कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद जो और एरियाज हैं मॉडर्न इंडिया के जो आपने फोकस करने हैं, दैट आर द नेशनल लीडर्स। नेशनल लीडर्स में अक्सर सवाल आता है अरबिंदु घोष पे, अक्सर सवाल आता है दादा भाई नारोजी पे, बाल गंगाधर तिलक पे, गोपाल कृष्ण गोखले पे। ये इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, लेकिन ये उतने लाइमलाइट में गांधी या नेहरू की तरह या पटेल की तरह नहीं है, लेकिन सवाल इन पे आते हैं। सो आप क्या करेंगे? जस्ट गो एंड सर्च फॉर दीज लीडर्स ऑन द इंटरनेट। इनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आप गैदर करेंगे। खासकर ये इन्फॉर्मेशन अगर इनमें से किसी ने कोई न्यूज़पेपर स्टार्ट किया है या इनमें से किसी ने कोई बुक लिखी है या कोई स्पेसिफिक इवेंट इनके साथ जुड़ा हुआ है। आप अगर पिछला पेपर देखेंगे प्रीलिम्स का, बहुत सारे सवाल हैं। इनफैक्ट पहले 5 सवालों में 2 सवाल यही है ऑन नेशनल लीडर्स। सो ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन लीडर्स के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे और अगेन एक डॉक्यूमेंट छोटा सा 1 पेज 1.5 पेज का बना लेंगे। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़, उस पर आप जाएंगे, कौन कौन से एक्ट बने हैं, कौन कौन सा लेजिस्लेशन आया था। जैसे एक सवाल आया था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पे। अब अगर आप जाएंगे बेसिक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन लेके, लेकिन सवाल क्या था कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट बना क्यों था। सो द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट फैक्ट, द क्वेश्चन इज अबाउट अ कंसेप्ट कि क्यों बना था। ये आपको पता होना चाहिए कि किस बेसिस पे ये एक्ट बना था, क्यों बनाया गया था, इसका टारगेट क्या था। सो अगेन जैसे मोमिन सर ने भी कई बार बोला, मैं भी वही चीज़ रिपीट करूंगा, आप इन पॉइंट्स पे फैक्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी लाएंगे, और ये आएगी रिविजन से। आप ये 5-6 पेजेस का अगर एक नोट बना लेते हैं, इनको आप 2-3 बार रिवाइज करेंगे, आई एम श्योर आप प्रीलिम्स में सारे सवाल या तो आपको डायरेक्टली आंसर पता होगा या आप उसको डिड्यूस कर सकते हैं, बिकॉज हाफ ऑफ योर क्वेश्चंस आर डिड्यूस्ड बाय यू। आपको पता होता है 2 ऑप्शंस मैं निकाल सकता हूँ या निकाल सकती हूँ, 1 ऑप्शंस को मैं निकाल सकता हूँ, उस तरह से आप डिड्यूस करते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए मोमेंट्स की क्रोनोलॉजी। पहले स्वदेशी बॉयकॉट, उसके बाद नॉन कोऑपरेशन, उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस, उसके बाद क्विट इंडिया। ये क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए, और इन मूवमेंट्स के साथ क्या क्या इवेंट्स जुड़े हुए हैं ये आपको पता होना चाहिए। ये है आपका मॉडर्न इंडिया का
एरिया जो आप जिस पे फोकस करेंगे. सो लीडर्स, देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, देयर बुक्स, न्यूज़पेपर्स, लेजिस्लेशन और ये इवेंट्स जो नेशनल मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं. उसके बाद आर्ट एंड कल्चर के एरिया में आप फोकस करेंगे करंट अफेयर्स के एंगल से. एनीवेयर जीआई टैग इज गिवन, कहीं पे भी जीआई टैग दिया जाता है, वो करंट अफेयर्स की न्यूज़ भी है, वो आपके आर्ट एंड कल्चर का पार्ट भी है. तो आपको पता होना चाहिए रिसेंटली किसको मिला है. कारपेट्स को मिला है, सैफरन को मिला है, या इंडिया में कहीं और किसी स्टेट में मिला है. ये रीसेंट करंट में जितने भी जीआई टैग्स मिले हैं ये आपको पता होने चाहिए. उसके साथ साथ करंट अफेयर्स के एंगल से अगर किसी टेम्पल में या किसी मॉन्यूमेंट में कोई डेवलपमेंट हो रही है, किसी को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए प्रमोट किया जा रहा है, किसी को डेवलप किया जा रहा है, या किसी सिटी को यूनेस्को सिटी के लिए नॉमिनेट किया जा रहा है, ये एरियाज़ आपको पता होने चाहिए. और कभी कभी बहुत बेसिक सवाल भी आते हैं फेस्टिवल्स पे. मकर संक्रांति की क्या है, या इससे रिलेटेड लोसर एक फेस्टिवल होता है लद्दाख में, ये क्या है. सो थोड़ा सा आपको फेस्टिवल्स का पता होना चाहिए. और आपको पता होना चाहिए मार्शल आर्ट्स का. यूपीएससी काफ़ी टाइम पे कई बार मार्शल आर्ट्स पे सवाल पूछ चुका है. और एक और फेवरेट एरिया जो इनका है, जो लास्ट पार्ट में आपको बता रहा हूँ, दैट इज़ द बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज. बुद्धिज़्म बहुत फेवरेट एरिया है यूपीएससी का भी, और हम तैयार रहने चाहिए कि जेकेपीएससी में भी बुद्धिज़्म पे सवाल आएंगे. सो एंशिएंट इंडिया में बुद्धिज़्म पे सवाल थे. आर्ट एंड कल्चर में आपको मोनास्ट्रीज पे सवाल आते हैं. अक्सर मोनास्ट्रीज लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की होती है. आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 6-7 मोनास्ट्रीज का नाम है, उनकी लोकेशन पता होनी चाहिए, एंड यू कैन क्रैक दिस क्वेश्चन. सो ये एरियाज़ हैं आर्ट एंड कल्चर के और हिस्ट्री के जो आप प्रिपेयर करेंगे. ये 6-7 या 8 पेज का एक नोट बना लें, इससे आप रिवाइज़ कर सकते हैं, और इससे आपका हिस्ट्री का पोर्शन जो है इंशाल्लाह कवर हो जाएगा. इसके बाद मैं तहलील सर को बोलूँगा कि वो आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे. थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. जैसे कि अभी तक वी हैव बीन शेयरिंग द स्ट्रेटजीज फॉर ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड हिस्ट्री, और मेरा जो फील्ड है प्रिसाइसली रिलेटेड टू इकोनॉमी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी. तो वो शुरू करने से पहले आई जस्ट वांट टू गिव यू अ ब्रीफ आइडिया अबाउट द स्ट्राइक रेट इन प्रीलिम्स. उसके बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए. लाइक फॉर एग्जांपल, आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. आपको अगर 100 क्वेश्चंस है तो आपकी स्ट्राइक रेट कितने अटेम्प्ट पे ज़्यादा बेहतर है. फॉर एग्जांपल, अगर किसी का एक्यूरेसी थोड़ा कम है तो उसको ज़्यादा अटेम्प्ट करना पड़ेगा. किसी की एक्यूरेसी अगर स्पॉट ऑन है तो वो कम अटेम्प्ट करने में ही अपना प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकता है. तो फॉर एग्जांपल, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि हमें सर कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, बिकॉज ये सब, जैसे मोमिन सर ने कहा था, 30-40 क्वेश्चन ही आपको मैक्सिमम आप कर सकते हो अपनी अकल से. उसके बाद जो सारा चलता है मामला, दैट इज़ ऑन इंटेलिजेंट गेस वर्क. नाउ द थिंग इज़ कि आपको कितना अटेम्प्ट करना चाहिए वो आपको पता चलेगा जब आप मॉक टेस्ट देंगे. तो जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट देंगे उतना आपको पता चलेगा कि मेरी एक्यूरेसी कितनी है. अगर मैं 75 सवाल कर रहा हूँ तो क्या मेरे 60 ठीक हो रहे हैं, और अगर मैं 90 सवाल कर रहा हूँ क्या उसमें मेरे 70 ठीक हो रहे हैं. तो वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा. जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट देंगे उतना आपको अपनी स्ट्राइक रेट पता चलेगी, और उतना आपको ये पता चलेगा कितने अटेम्प्ट करने के बाद मुझे मैक्सिमम कितना मार्क्स मिलता है. तो उसमें फिर यू नीड टू क्रिएट अ ग्राफ ऑफ योर ओन कि आपको इतने अटेम्प्ट करने में इतने मिनिमम मार्क्स मिल ही जा रहे हैं जो आपके कट ऑफ के ऊपर हो. तो वो आपको पता चलेगा जब आप मॉक टेस्ट देते हैं. जैसे कि क्विंटेसेंस ने रिसेंटली एक फ्री, ऑलमोस्ट फ्री प्रीलिम्स के लिए मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट कराए थे. वो आप दे सकते हैं. यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर दैट. उसमें आपको हमारी ऐप पर जाके यू कैन अवेल द टेस्ट्स. उससे आपको ये पता चलेगा कि कितना अटेम्प्ट करना चाहिए आपके लिए सेफ स्कोर हासिल करने के लिए. नाउ लेट मी गेट बैक टू माई सब्जेक्ट, प्रिसाइसली इकोनॉमी एंड टेक्नोलॉजी. अब देखिए, इट इज़ जब जेकेपीएससी की बात करते हैं उसको कंपेयर करेंगे यूपीएससी के साथ. इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी यूपीएससी में काफ़ी बहुत अच्छे स्टैंडर्ड का आता है. और केएस में आई हैव सीन जो 2018 फिर 2021 का पेपर, उतना ज़्यादा उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस ही आते हैं, उतना कॉन्सेप्चुअल आपको उसमें अंडरस्टैंडिंग होने की ज़रूरत नहीं है. इफ़ जस्ट यू नो द टॉपिक, आप उसमें एलिमिनेशन से अपना आंसर निकाल सकते हैं. यूपीएससी में जैसे रिसेंटली पिछले 2 सालों में देयर हैव बीन कंटिन्यूइंग क्वेश्चंस ऑन इन्फ्लेशन. तो इन्फ्लेशन पे 2021 में सवाल था, 2022 में सवाल था. अब वो जो आप सवाल देखेंगे, इन्फ्लेशन को कनेक्ट किया उन्होंने ग्रोथ के साथ, फिर उसको कनेक्ट किया उन्होंने एक्सटर्नल सेक्टर के साथ, उसको एक्सचेंज रेट के साथ कनेक्ट किया है, यूनाइटेड स्टेट्स के ट्रेजरी बॉन्ड्स के यील्ड के साथ उन्होंने इसको कनेक्ट किया है. तो इन्फ्लेशन का बहुत ही वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, तब जाके आप वो यूपीएससी का सवाल कर पाएंगे.
पर जेकेपीएससी में काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे आपको इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी में प्रिसाइसली। अब इकोनॉमी में कौन सा एरिया है जहाँ पर आपको फोकस करना चाहिए? सीइंग द पास्ट पेपर्स हमें पता चलता है ग्रोथ इज़ वन ऑफ द टॉपिक्स, जिसमें आपका जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ये तो पता ही है सबको, लेकिन फिर ये भी पता होना चाहिए आपकी ग्रोथ की प्रोजेक्शंस क्या है। जैसे हमारा एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, उसने क्या ग्रोथ की प्रोजेक्शंस की है, आईएमएफ क्या ग्रोथ की प्रोजेक्शंस कर रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि अभी वी आर रिकवरिंग फ्रॉम ए रिसेशन, तो वो आपको एक आइडिया होना चाहिए उसके लिए। उसके बाद देयर इज अनदर टॉपिक ऑफ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। उसमें आई हैव नॉट सीन मच क्वेश्चंस इन जेकेपीएससी, हालांकि यूपीएससी का बहुत फेवरेट टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी एंड बैंकिंग, लेकिन केस में आई हैव नॉट सीन मैनी क्वेश्चंस फ्रॉम दैट। लेकिन मैंने सवाल देखे हैं इकोनॉमी के में, मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने देखे टैक्सेशन से, तो टैक्सेशन वाला पार्ट आपका क्लियर होना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल जीएसटी में कौन कौन से टैक्सेस सब्ज्यूम हुए हैं, सेंट्रल के कौन कौन से टैक्सेस थे जो सब्ज्यूम हुए, फिर स्टेट के कौन से टैक्सेस थे जो सब्ज्यूम हुए जीएसटी के आने के बाद, और जीएसटी के लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास क्यों कराना पड़ा। जीएसटी के लिए तो हम अगर टैक्सेस आपको इम्पोज करने हैं, आपको आर्टिकल 117 के तहत तो सिर्फ फाइनेंस बिल लेकर आनी पड़ती है, या फिर मनी बिल 111 के तहत, या अप्रोप्रिएशन बिल एक्सपेंडिचर के लिए आपको लानी पड़ती है। पर द थिंग इज जीएसटी के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाना पड़ा। वाई? बिकॉज इट डिस्टर्ब्ड द रिलेशनशिप बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, देयर फाइनेंशियल रिलेशनशिप। और जब आपको सेंटर और स्टेट की रिलेशनशिप को थोड़ा चेंज करना है, यू नीड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर दैट। तो दिस वॉज जीएसटी। लाइकवाइज यू हैव टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द डायरेक्ट टैक्सेस, कौन कौन से डायरेक्ट टैक्सेस इंडिया में, कौन से अबॉलिश हो चुके हैं। लाइक रिसेंटली डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो है बजट 2020 में अबॉलिश हो चुका है। तो ऐसे ही कौन कौन से टैक्सेस अबॉलिश हुए, कौन से नहीं है, कौन से अभी भी चल रहे हैं, वो मामला पता होना चाहिए आपको टैक्सेशन में। उसके बाद आपका एक और इम्पॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट इसमें, इंटरनेशनल जो है इकोनॉमिक्स, जिसमें ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस जो है WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, उसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या है, उसमें कितने सारे बैंक्स आते हैं, IMF में वोटिंग एलोकेशन कैसे होती है, SDR क्या होता है, RTP किसको कहते हैं, जो करेंसीज है, करेंसी यूनिट्स है ऑफ द IMF। उसके बाद इकोनॉमी में देयर इज़ वन मोर एस्पेक्ट, दैट इज़ द सोशल सेक्टर, जिसमें आपको स्कीम्स के बारे में पता होना चाहिए। प्रिसाइसली जो रिसेंटली स्कीम्स आई है काफ़ी सारा, जैसे स्टैंड अप इंडिया पे लास्ट प्रीलिम्स में सवाल आया था, तो स्कीम्स के रिलेटेड यू नीड टू हैव एन आइडिया। एंड वन मोर टॉपिक इज इन द सोशल सेक्टर, दैट इज डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट में द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंटल प्रोग्राम। उसमें आपके बहुत सारे इंडेसेस है, लाइक HDI है, IHDI है, PHDI है, you have multi-dimensional poverty index, you have GDI, gender development index, you have GSNI, gender social norms index। ऐसे करते करते आपके पास ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे ऑलरेडी सवाल आया था। ऐसे ही आपको वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, इनके लिगैटम प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स, इनके बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए आपको। ये न्यूज़ में कंटिन्यूसली आते रहते हैं। रिसेंटली RBI ने भी एक सर्वे कराया था ओबाइकस के नाम से। वो ओबाइकस सर्विस क्या है, ऑर्डर बुक्स इन्वेंट्री सर्वे जो RBI ने कराया था, उसमें क्या पता चला। तो ये थोड़े टेक्निकल एस्पेक्ट्स है इकोनॉमी के, जो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए इसके बारे में। आपको ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, बस यू नीड टू हैव अ ब्रीफ आइडिया। उसके बाद इकोनॉमी के बाद माई अनदर टॉपिक इज़ टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी में प्रिसाइसली लास्ट प्रीलिम्स में काफ़ी उन्होंने साइंस से काफ़ी सवाल पूछे थे। टेक्नोलॉजी से उतना पोर्शन नहीं था, बट साइंस से काफ़ी ज़बरदस्त सवाल पूछे थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर वाज दिस क्वेश्चन ऑन क्वांटम फिजिक्स, जो स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस, क्वांटम एंटेंगलमेंट पे सवाल आया था। उसमें ऑप्शंस में दे हैड मेंशन क्वांटम टनलिंग इफेक्ट एंड सुपरपोजिशन एंड एंटेंगलमेंट। ये पता होना चाहिए क्वांटम फिजिक्स थोड़ा। स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स, इसको हम पॉपुलर साइंस कहते हैं। यू नीड टू हैव एन आइडिया कि फोर्स कैरियर्स क्या होते हैं, बोसॉन्स क्या है, स्केलर बोसॉन्स क्या है, वेक्टर बोसॉन्स क्या होते हैं, फर्मियॉन्स क्या है, दे आर दी पार्टिकल्स दैट क्रिएट द मैटर। फर्मियॉन्स के अंदर यू नीड टू हैव एन आइडिया क्वार्क क्या होता है। जैसे हमारे पास 6 टाइप के क्वार्क है, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, चार्म क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क। ऐसे करते करते यू हैव बॉटम क्वार्क। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए, लाइक फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स का फोर्स कैरियर कौन सा है जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है। जैसे वी आर विटनेसिंग कि ग्रेविटॉन में भी फ्यूचर में हमें पता चले कि वो भी डिस्कवर हुआ, ग्रेविटॉन विच वुड बी द फोर्स कैरियर फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स। लाइकवाइज आपको पता होना चाहिए टोटल फोर्सेस कितने हैं यूनिवर्स में। वी हैव 4 फंडामेंटल फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, देन द ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड देन देयर वाज दिस अ वेरी रिसेंट पार्टिकल दैट वाज डिस्कवर्ड, दैट इज हिग्स बोसॉन, जिसको हम गॉड पार्टिकल भी कहते हैं। और एक और हमारे पास पार्टिकल है, वी कॉल देम लेप्टॉन्स। लेप्टॉन्स में वी हैव हैड्रॉन्स, वी हैव म्यूऑन्स, यू हैव न्यूट्रिनोस।
न्यूट्रिनोज आपके गोस्ट पार्टिकल भी कंसिडर किए जाते हैं बिकॉज दे आर द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल इन द यूनिवर्स आफ्टर फोटॉन्स, और वो बॉडी के थ्रू चले जाते हैं एंड यू डोंट इवन रियलाइज कि वो आपके बॉडी के थ्रू निकल चुके हैं। तो दीज आर योर सम ऑफ दी पार्टिकल्स जो आपको आइडिया होना चाहिए उसके बारे में। लाइकवाइज साइंस के साथ साथ एस्ट्रोनॉमी में यू नीड टू हैव एन आइडिया रिगार्डिंग द लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार। स्टार कैसे बनता है, फिर उसमें वाइट ड्वार्फ कैसे बनता है, न्यूट्रॉन स्टार कैसे बनता है, ब्लैक होल कैसे बनता है, चंद्रशेखर लिमिट क्या होती है, 3 सोलर मासेस होने के बावजूद उसके बाद आपका ब्लैक होल टर्न आउट होता है, फिर आपका ब्राउन ड्वार्फ बनता है, ब्लैक ड्वार्फ बनता है, वगैरह वगैरह। ये थोड़ा बहुत लाइफ साइकिल आपको किसी भी पर्टिकुलर गूगल पे जाके आप इमेज सर्च करो, आपको पूरा लाइफ साइकिल मिलेगा। वाइट ड्वार्फ पे ऑलरेडी क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल यू हैव अनदर फील्ड इन टेक्नोलॉजी दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में हम डीएनए के अराउंड ही घूमते हैं। डिस्कवरी ऑफ डीएनए 1953 के बाद, फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी 1973 में, उसके बाद हमने ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए, सिसजेनिक एनिमल्स बनाए। उसके बाद हमने जैसे फॉर एग्जांपल इंसुलिन कैसे क्रिएट किया, बीटी कॉटन क्या होता है, बीटी क्रॉप्स में क्या हमने जेनेटिक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है। ऐसे ही आपको पता होना चाहिए आज आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स इस्तेमाल होती है, लाइक आईवीएफ क्या होता है, ईटीटी क्या होता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन क्या है, इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन क्या होता है। ये नए नए टेक्नोलॉजीज़ है जो आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स में आते हैं। लाइकवाइज यू नीड टू हैव एन आइडिया अबाउट स्टेम सेल टेक्नोलॉजी। स्टेम सेल्स कितने कितने किस्म की है, यूनिपोटेंट, टोटीपोटेंट, मल्टीपोटेंट, प्लूरिपोटेंट। लाइकवाइज यू नीड टू हैव एन आइडिया अबाउट द सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर जो आपको क्लोनिंग में हेल्प करता है। क्लोनिंग रिप्रोडक्टिव हो सकती है, क्लोनिंग थेरेपेटिक हो सकती है, क्लोनिंग रिप्लेसमेंट क्लोनिंग भी एक फ्यूचरिस्टिक पॉसिबिलिटी है। लाइकवाइज क्लोनिंग में जो स्पिंडल ट्रांसफर होता है या प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर होता है, जिस पे लास्ट ईयर यूपीएससी में क्वेश्चन आया था। लाइकवाइज यू नीड टू हैव एन आइडिया अबाउट बायोटेक्नोलॉजी में जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हुआ था, उसके बाद उसको कंटिन्यूशन में हमने प्रोजेक्ट एनकोड किया। मानव ह्यूमन एटलस काफ़ी रिसेंट प्रोजेक्ट है। उसके बाद हमने उसमें जीवन बिंडी क्रिएट की, हमने आर्टिफिशियल लीफ क्रिएट किया, गोल्डन लीफ क्रिएट किया। ये सब आपको आइडिया होना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी में, नए नए टेक्नोलॉजीज़। उसके बाद जैसे आपका आईसीटी है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसमें आपको जो मेजर आपकी टेक्नोलॉजीज़ है लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लाइक यू नीड टू हैव एन आइडिया अबाउट द इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जैसे बीएसएनएल ने रिसेंटली इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे एक प्रोग्राम शुरू किया था। उसके बाद उन्होंने फॉर एग्जांपल आईसीटी में आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बाद यू नीड टू हैव एन आइडिया अबाउट 5G टेक्नोलॉजी। वाईफाई 6 अभी हमने रिसेंटली लॉन्च किया, और 5G में हमारे पास क्या क्या उसके फीचर्स हैं, उसकी लेटेंसी कितनी है। लाइकवाइज आईसीटी में 4th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में क्या क्या आता है, उसमें डार्कनेट क्या है। यू नीड टू हैव एन आइडिया अबाउट द एज कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, या फॉर एग्जाम्पल द क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन, या अभी रिसेंटली वी आर ट्राइंग टू मेक कंप्यूटर्स विच आर जस्ट लाइक आवर ह्यूमन ब्रेन्स, वी कॉल देम न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग। और दुनिया का सबसे पहला न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटर वॉज द स्पिनमेकर, 20 साल लगे उसको बनाने में। लाइकवाइज आईसीटी के बाद यू नीड टू हैव एन आइडिया अबाउट द डिफेंस टेक्नोलॉजी। डिफेंस में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका मिसाइल टेक्नोलॉजी, जिसमें यू नीड टू हैव एन आइडिया अबाउट आईजीएमडीपी प्रोग्राम जो एपीजे अब्दुल कलाम के तहत हमने शुरू किया था। उसमें वी क्रिएटेड पृथ्वी, आकाश, अग्नि, त्रिशूल एंड नाग। नाग पे आपका एक क्वेश्चन आया था जेकेपीएससी में। उसके बाद आपका आईजीएमडीपी के बाहर भी हमने काफ़ी सारी क्रूज मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाई हैं, जिसमें वी हैव ब्रह्मोस, वी हैव प्रलय, वी हैव निर्भय, वी हैव रुस्तम ड्रोन्स जो बनाए हैं। ड्रोन रेगुलेशन रिसेंटली 1.0, 2.0, 3.0 आई है। ड्रोन रेगुलेशन के बारे में पता होनी चाहिए। डिफेंस के साथ साथ, मिसाइल के साथ साथ यू नीड टू हैव एन आइडिया अबाउट द सबमरीन्स। इंडिया में बैलिस्टिक सबमरीन्स, अटैक सबमरीन्स कौन कौन सी है। आईएनएस कलवारी में रिसेंटली हम 6 आईएनएस कलवारी की सबमरीन्स बनाने वाले हैं प्रोजेक्ट 75I के तहत, जो फ्रांस के साथ हमें बनाना है। स्कॉर्पियन क्लास ऑफ सबमरीन्स क्या होती है, सिंधु घोष क्लास ऑफ सबमरीन्स क्या है, यू नीड टू हैव एन आइडिया अबाउट दैट। कॉर्वेट, फ्रिगेट एंड आर्सेनिक वॉरशिप्स। उसके बाद हमारे पास वी हैव स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस टेक्नोलॉजी में यू नीड टू हैव एन आइडिया अबाउट द रॉकेट साइंस। इसमें लॉन्च व्हीकल्स किस किस किस्म के हैं। वी स्टार्टेड विद द रोहिणी रॉकेट फैमिली, देन SLV, then ASLV, then PSLV, then GSLV, Mach 1, Mach 2, Mach 3, और Mach 3 जो GSLV है, it is the strongest rocket that India has, and then we created a small rocket by the name of SSLV. उसके बाद United Launch Vehicle आने वाला है। Then we also did a test technology demonstration for reusable launch vehicle, जिसको इसरो ने कहा कि अभी मुझे 15 साल लगेंगे एक एक्टिव RLV टेक्नोलॉजी का रॉकेट बनाने में। तो उसके बाद ऑर्बिट का भी पता होना चाहिए, ऑर्बिट की क्लासिफिकेशन क्या है, लियो लोअर अर्थ ऑर्बिट क्या होते हैं, देन मीडियम अर्थ ऑर्बिट क्या होते हैं, देन यू हैव जियो सिंक्रोनस, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, उसके ऊपर यू हैव मोलनिया ऑर्बिट, टुंड्रा ऑर्बिट, उसके ऊपर यू हैव ग्रेवियार्ड ऑर्बिट्स,
उसमें पूरा आपको क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए, पोलर ऑर्बिट क्या है, सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट क्या है, हीलियो सिंक्रोनस ऑर्बिट कौन होता है। तो दिस वुड बी योर सर्क्यूलर एज वेल एज एलिप्टिकल ऑर्बिट्स, उसका एपोजी पोजिशन कहाँ है, उसका पेरिजी पोजिशन कहाँ होता है। लाइक देयर वाज दिस क्वेश्चन ऑन GTO, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, और उसका एपोजी पोजिशन होता है ऑन द लोअर अर्थ ऑर्बिट और पेरिजी पोजिशन होता है ऑन द जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। तो ये थोड़ा बहुत आइडिया है स्पेस टेक्नोलॉजी का जो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। देन यू हैव अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। हेल्थ में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डिजीजेस, और आपका कोरोना वायरस की वजह से उसके कितने सारे स्ट्रेन्स है, कितने सारे वैक्सीन हमने बनाए, आपका लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन क्या होना चाहिए, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन क्या होता है, कॉन्जुगेट वैक्सीन किसको कहते हैं, जैसे न्यूमोकॉकल वैक्सीन पे एक सवाल आया था, ऐसी आपको पता होना चाहिए। RNA वैक्सीन क्या है, DNA वैक्सीन क्या है। अभी रिसेंटली मॉडर्ना ने दुनिया का सबसे पहला mRNA वैक्सीन बनाया था कोरोना वायरस पर। तो ये थोड़ा वैक्सीन्स के बारे में आइडिया होना चाहिए आपको। लाइकवाइज communicable diseases, non communicable diseases, there was this neglected tropical diseases या lymphatic filariasis काफ़ी फैल रहा है इंडिया में, उसके बारे में, या ये आपका मंकी जो हुआ था, मंकी वायरस, वो उसके बारे में नीड टू हैव एन आइडिया, या हैंटा वायरस। तो ये हो गया आपका हेल्थ वाला पोर्शन। देन यू हैव अनदर थिंग इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड दैट इज़ योर नैनो टेक्नोलॉजी है, रोबोटिक्स है, थोड़ा बहुत दुनिया का सबसे फेमस रोबोट, जैसे दुनिया का पहला रोबोट जिसको सऊदी अरब ने सिटीजनशिप दी थी, नोन एज सोफिया। ऐसे ही आपका टोबैको क्या है, आपका एक और किरोबो एक रोबोट हमने बनाया, एटलस एक रोबोट हमने बनाया। तो ये रोबोट्स के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। एंड देन फाइनली देयर इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। यू नीड टू हैव एन आइडिया अबाउट IPR, जैसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया की है, उसमें वी हैव द पेटेंट्स, देन द कॉपीराइट्स, वी हैव ट्रेडमार्क्स, देन ट्रेड सीक्रेट्स, प्लांट वेराइटीज, इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस, ये सब देयर इज दिस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। उसमें पेटेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिया का पेटेंट एक्ट सेक्शन 3D सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और उसमें यू नीड टू हैव एन आइडिया कि पेटेंट्स को कैसे एवरग्रीन करते हैं हम, वी कॉल इट द एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स, कंपल्सरी लाइसेंसेस क्या होते हैं। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉपुलर टॉपिक्स है ऑफ IPR। सो दिस इज़ इट फ्रॉम मी रिगार्डिंग दी सब्जेक्ट्स। अब आपको आमिर सर बताएंगे अपने बाकी के सब्जेक्ट्स के बारे में। अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स। जैसे कि हमारे आदरणीय असातिज़ा किराम ने बड़े ही विस्तार से जिक्र किया है अलग अलग विषयों पे, अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे, कि किस तरह से आपकी एक बेहतरीन स्ट्रेटजी हो सकती है इस आने वाली प्रीलिम्स जो कि 31 जुलाई को होने जा रहा है, उसमें आप कैसे इजीली सेल थ्रू कर सकते हैं। ना मेरा जो विषय होगा बड़े ही महत्वपूर्ण विषय है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, एंड देन वी विल मूव टू करंट अफेयर्स। अब बिफोर गोइंग इनटू दीज 2 एस्पेक्ट्स ऑफ द एग्जाम, एक चीज़ जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा, 2 एरियाज हैं आपके GS1 प्रीलिम्स के पेपर में। एक तो आपका स्टैटिक पोर्शन जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी आता है, कंसेप्चुअल पार्ट। दूसरा जो एरिया है वो है आपका करंट अफेयर्स। नाउ जो एस्पिरेंट्स हैं उनके जहन में एक ट्रेड ऑफ होता है, शुड वी गो फॉर मोर फोकस्ड अप्रोच ऑन GS स्टैटिक पार्ट और करंट अफेयर्स। हमारे अनुभव के आधार पे हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो स्टैटिक पोर्शन है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इस पे आपकी ज़्यादा पकड़ होनी चाहिए, बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि यही एरियाज आपको प्रीलिम्स में एंड ऑफ द डे सेल थ्रू कराते हैं। सो उसके बाद हम सब्जेक्ट वाइज चलेंगे। पहले इन्वायरमेंट की बात करते हुए पहले आप ऑब्वियसली स्टैटिक एरिया पे फोकस करोगे। आपने जो भी सोर्स से, जिस भी सोर्स से पढ़ा हो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, आपने तहलील सर की क्लासेस की हो, बिल्कुल आप वही नोट्स को आराम से रिवाइज करोगे 1 या 2 बार, बिकॉज ऑफ लेट JKPSC ने जो स्टैटिक क्वेश्चंस का बार है, इट हैज़ रेज्ड द बार। बहुत ही बेहतरीन कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे हैं। अभी जो हमारा एग्जाम है लयाना डेंसिटी पे क्वेश्चन था, देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन कोरल ब्लीचिंग, दैट मीन्स अच्छे प्रकार के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ एनवायरनमेंट की जो करंट अफेयर्स है उसका जहाँ तक ताल्लुक है, कुछ एरियाज आपको सिलेक्टिवली करंट अफेयर्स में करने होंगे। अगर आप एक आइडियलिस्टिक अप्रोच के साथ जाते हो कि हम सारी करंट अफेयर्स 12 मंथ्स अक्रॉस हम पढ़ लेंगे, दैट वोंट बी एन रियलिस्टिक अप्रोच। बड़ा ही आपको प्रैग्मेटिक रहना पड़ेगा। वो आप कैसे रह सकते हो? आप जो पैटर्न है एग्जाम की, 2018 का पेपर आप उठा के देखोगे, 2021 प्रीलिम्स का आप पेपर उठा के देखोगे, उसमें आप देखोगे कि ज़रा किस तरह के क्वेश्चन आए हैं करंट अफेयर्स के एरिया से। सो एनवायरनमेंट का जहाँ तक ताल्लुक है 2-3 एरियाज हैं। पहला, आप इंडाइसिस को देखोगे। एनवायरनमेंट रिलेटेड अगर कोई इंडेक्स है, फॉर एग्जांपल एक इंडेक्स आता है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंडिया का उस पर क्या रैंक है, अगर इंक्रीज हुआ है, बेहतर हुआ है रैंक, वो भी पूछ सकते हैं। अगर फॉल हुआ है रैंक,
वो भी पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स पे अभी एक सवाल पूछा था 2021 प्रीलिम्स में, इंडिया की जो हालत है, स्थिति खराब हो चुकी थी, तो इन एरियाज पे आप फोकस करोगे, पहली चीज। दूसरा जो आपका एरिया होगा स्पेसिफिकली एनवायरमेंट करंट अफेयर्स में, वो होगा आपका IUCN स्टेटस ऑफ डिफरेंट फ्लोरा एंड फाना। फॉर एग्जाम्पल किसी भी, आप टाइगर का है इंडेंजर्ड, लाइन का क्या है इंडेंजर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का इज इट इंडेंजर्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड, या अगर अभी किसी इन फ्लोरा एंड फाना प्लांट एंड एनिमल का चेंज हुआ है IUCN स्टेटस, उस पर आप एक नज़र डालेंगे। उसके बाद J&K स्पेसिफिक जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो, प्लीज़ J&K स्पेसिफिक आप डिटेल्स थोड़ी बहुत चेक करें। हमारे पास हांगुल है, इसका क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्टेटस है। ब्लैक बियर का क्या स्टेटस है? हमारा जो यूटी बर्ड है खलीज फिजेंट, कहाँ पे पाया जाता है, कौन सी नेशनल पार्क में पाया जाता है, इसका IUCN स्टेटस क्या है, लद्दाख ने किस चीज़ को अडॉप्ट किया है, इन चीज़ों पे आप थोड़ा बहुत फोकस करोगे। उसके बाद मिसलेनियस कुछ एरियाज हैं। फॉर एग्जांपल हम डायरेक्टली तो नहीं एनवायरनमेंट के साथ रिलेट कर सकते हैं, एक जोन होता है बिटवीन जियोग्राफी एंड एनवायरनमेंट, उस पर क्वेश्चन पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी कश्मीरी कारपेट हैज़ गॉट GI टैग, आप देखोगे ये क्या होता है, कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, GI टैग कौन देता है, RGI रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, ये चेन्नई में लोकेटेड है। इस तरह के बेसिक स्टफ आप कलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद जो एनवायरनमेंट के सिलसिले में आप देखोगे वो है हमारे पास कुछ कन्वेंशंस हैं। फॉर एग्जांपल स्टॉकहोम कन्वेंशन, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, ये आप देखोगे ये क्या है। बंकर कन्वेंशन, ये किस चीज़ से वाबस्ता है। आप कुछ कॉन्सेप्ट्स लाइक ऑयल स्पिल, वो आप देख सकते हो ये क्या है, बिकॉज अगर कोरल ब्लीचिंग पूछा था उसमें एक ऑप्शन था ऑयल स्पिल का भी। दैट मीन्स अब JKPSC भी उस लेवल पे जा रही है क्वेश्चन पूछने के लिए। तो आपके पास UNFCCC है, पेरिस क्लाइमेट डील है, पेरिस एग्रीमेंट है। अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 लास्ट टाइम हुआ, वो कहाँ पे हुआ, ग्लासगो में। उसमें हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी, उन्होंने एक पंच अमृत का एक कॉन्सेप्ट दिया था। वो क्या था, किस चीज़ के रिलेटेड है, उसका मेन टारगेट क्या है। COP27 जो कि शर्म अल शेख इजिप्ट में होने जा रहा है, उसका क्या थीम रहेगा। इस तरह से आप इन एरियाज पे फोकस करोगे। अब आपको कैसे पता चलेगा, आप कुछ क्वेश्चन पेपर्स देखोगे, UPSC के कुछ क्वेश्चन पेपर्स एंड पर्टिकुलरली JKPSC का जो प्रीलिम्स है 2018-21, उस पर आप बहुत ही अच्छे से एक आप देख सकते हो। उसके बाद दिस वाज अबाउट एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। नाउ पर्टिकुलरली मूविंग टू करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स हैज ऑलवेज बीन अ कॉज ऑफ कंसर्न एंड HILs फील फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स। करंट अफेयर्स का जहाँ तक ताल्लुक है, दो भागों में हम करंट अफेयर्स को डिवाइड कर सकते हैं, पर्टिकुलरली व्हेन वी टॉक अबाउट KS। पहला है आपका कोर करंट अफेयर्स, कोर करंट अफेयर्स एंड मिसलेनियस टॉपिक्स। पहले हम कोर करंट अफेयर्स में जाएंगे सेक्शन वाइज। फॉर एग्जांपल IR। अब IR में आप सारी चीज़ें नहीं पढ़ सकते हो, यू हैव ओनली 20 डेज। उसमें भी आपका 80% फोकस स्टैटिक पे होना चाहिए। अब IR में आप करंट अफेयर्स कैसे कर सकते हो, आप एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करें, उसमें आप देखें अभी प्लेसेस इन न्यूज़ क्या थी। अफगानिस्तान ऑफ लेट हैज़ बीन इन द न्यूज़ कॉन्सिस्टेंटली, तो आप देखोगे अफगानिस्तान जो कंट्री है कहाँ पे है, इसकी लोकेशन क्या है, इसमें कौन सी कंट्रीज इसे बॉर्डर कर रही है, यहाँ पे मज़ारी शरीफ है या बाकी प्लेसेस है, ये कहाँ पे है। यूक्रेन हैज़ बीन इन न्यूज़, आप देखें यूक्रेन की लोकेशन क्या है, इसके नीचे कौन सा सी पड़ता है या कोई स्ट्रेट है। आप देखें क्रीमियन पेनिनसुला कहाँ पे है, आप देखें डोनेस्क, डोम्बास, लुहांस्क ये कहाँ पे है। आप देखें अभी NATO हैज़ बीन इन न्यूज़, NATO के कितने मेंबर्स हैं, कौन सी ट्रीटी के अंडर बनाया गया है NATO। आपको ये नहीं देखना कि NATO का फर्स्ट आर्टिकल किस चीज़ से डील करता है, नहीं, कितने मेंबर्स है। अभी मैसिडोनिया एक लेटेस्ट एडिशन हुआ है NATO में, आप उस चीज़ को देख सकते हो। अगर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे आपको खुद ब खुद समझ आएगा अभी इंटरनेशनल एरिया में क्या चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल वाज इन न्यूज़ ड्यू टू द एक कंट्रोवर्सी हुई थी इंडिया में, उसकी हम बात नहीं कर सकते। सो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में कौन कौन सी कंट्रीज है, इसमें ईरान है क्या, या ईरान एज वेल एज सऊदी अरबिया है, कितने मेंबर्स है, कौन सा हेडक्वार्टर है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज कितने मेंबर्स है, हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये चीज़ें आप देख सकते हो। ये IR का करंट अफेयर्स है। प्लस उसके बाद IR का जहाँ तक ताल्लुक है, यस आप ट्रीटीज़ में जाओगे। आउटर स्पेस ट्रीटी क्या है, इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर ट्रीटी ये क्या है, बाकी स्टार्ट है, न्यू स्टार्ट है, शॉर्ट है, ये ट्रीटीज़ क्या है। इंडिया ने कौन कौन सी ट्रीटी साइन किया है, क्या साइन किया है या रेटिफाई किया है। काफ़ी सारी ट्रीटीज़ है, NPT है, CTBT है, बाकी ट्रीटीज़ है, कौन कौन सी ट्रीटीज साइन की है। IR का जो दूसरा एक विषय है वो रहता है एक्सरसाइजेस का। फॉर एग्जांपल सिलीनेक्स इंडिया एंड श्रीलंका के दरमियान एक्सरसाइज होती है, मलाबार एक्सरसाइज, कौन कौन से पार्टिसिपेट करते हैं, इज इट रिलेटेड टू मिलिट्री, एयरफोर्स और नेवी, इन चीज़ों पे आप थोड़ा फोकस करोगे। उसके बाद IR का जहाँ तक ताल्लुक है, यस समिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। G20 का समिट अभी कहाँ पे हुआ, पेरिस में हुआ क्या, कहाँ पे हुआ, या इटली में हुआ, उसका जो थीम है 2021 के लिए क्या था। अभी 2022 में इसका समिट कहाँ होने वाला है। बिकॉज KS का जहाँ तक ताल्लुक है,
हमें लगता है हमारे अनुभव के आधार पे ये सरफेस लेवल की करंट अफेयर्स पूछते हैं, वो जीके टाइप ऑफ करंट अफेयर्स। हाँ, यूपीएससी का एक करंट अफेयर्स का एक बेहतरीन अप्रोच होता है, कई बार वो अप्रोच यहाँ पे फॉलो नहीं होता है। जिन लोगों ने यूपीएससी का प्रीलिम्स बड़े इजीली सेल थ्रू किया होता है, यहाँ पे उनके करंट अफेयर्स में क्वेश्चंस गलत होते हैं। द रीजन बीइंग वहाँ पे इन डेप्थ पूछते हैं, यहाँ पे कई बार सरफेस लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं। अब आप इन डेप्थ तो नहीं जाओगे, यू हैव टू बी प्रैग्मेटिक, और उसी तरह से आपकी तैयारी होनी चाहिए। उसके बाद मूविंग टू पॉलिटी। देखो, पॉलिटी में आपको मोमिन सर ने बड़े बेहतरीन तरीके से पॉलिटी को कवर किया है। स्टैटिक पे आप बहुत बेहतरीन से अच्छे तरीके से फोकस करोगे। पॉलिटी में कुछ लो हैंगिंग फ्रूट्स है, जैसे फंडामेंटल राइट्स, बाकी चीजें, बट आपको करंट अफेयर्स के साथ जोड़ना पड़ेगा। अभी डिफेक्शन, महाराष्ट्र का इशू, दिस हैज बीन इन न्यूज। आप देखें एंटी डिफेक्शन लॉ, कौन सा लॉ है, कौन सा अमेंडमेंट है। आप देखें फ्लोर टेस्ट होता क्या है, या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या किसी हाई कोर्ट का जजमेंट है, कौन सा जजमेंट किस चीज़ के साथ वाबस्ता था, ये आप देख सकते हो। आप फंडामेंटल राइट्स में आप पढ़ें कितने फंडामेंटल राइट्स है, कौन किस फंडामेंटल राइट के लिए कौन सा आर्टिकल है, बाकी चीज़ें। बट ट्राई टू सी कि राइट टू इंटरनेट, इज इट ए फंडामेंटल राइट और इज इट ए लीगल राइट? ये क्या राइट है? राइट टू प्रॉपर्टी अगर फंडामेंटल राइट है या लीगल राइट है, इस पर आप कोर्ट के जजमेंट्स भी पढ़ सकते हो। इस प्रकार से आप पॉलिटी की करंट अफेयर्स तैयार कर सकते हो। देन मूविंग टू साइंस। देखो, साइंस में दो तरीके के सवाल पूछते हैं। एक तो जनरल साइंस, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ब्रैग्स लॉ पूछा था, क्वांटम इंटेंगलमेंट, जैसा तहलील सर ने जिक्र किया बड़े विस्तार से, तो ये चीज़ें पूछते हैं। उसके बाद करंट अफेयर्स भी पूछते हैं, बट टेक के रिलेटेड। अब आप कैसे प्रिपेयर करोगे? आप देखें, इसरो पे जाएं, लेटेस्ट अचीवमेंट्स, इनिशिएटिव्स इसरो के क्या है। फॉर एग्जांपल, चंद्रयान 3 लॉन्च होने जा रहा है। नाउ रीड अबाउट चंद्रयान 3, रीड अबाउट चंद्रयान 2, रीड अबाउट चंद्रयान 1। मंगलयान मिशन, गगनयान मिशन, इसके बारे में आप पढ़ें। होप किस कंट्री का मिशन है, कहाँ पे जा रहा है, मार्स पे जा रहा है, मून पे जा रहा है। लॉन्ग मार्च 8, चैंगी, ये किसका मिशन है। प्रिजर्वेरेंस किसका मिशन है, नेपच्यून पे जा रहा है, जुपिटर पे जा रहा है, सैटर्न पे जा रहा है। बस ये आपको कुछ डिटेल्स याद रखनी है। उसके बाद आप कटिंग एज टेक्नोलॉजीज की बात करोगे। फॉर एग्जांपल, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी ने कोई नया इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसमें वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे फोकस कर रहे हैं, उस पर आप फोकस कर रहे हो। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, साइंस एंड टेक में आप स्कीम्स पे फोकस करोगे। अगर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कोई स्कीम लॉन्च की है या कोई ऑनलाइन पोर्टल बनाया है कि ताकि हमारे जो करप्शन है, ट्रांसपेरेंसी आए गवर्नेंस में, उस पर आप देखें, इस चीज़ पे आप बात कर सकते हो। देन मूविंग ऑन टू हेल्थ। हेल्थ में आप जैसे कोरोना अफेयर्स है, कोरोना वायरस हैज़ बीन इन न्यूज़। आप देखें कौन कौन सी नई स्ट्रेन है, अगर ओमिक्रॉन है कौन सी कंट्री से निकली, डेल्टा वेरिएंट कहाँ से इमर्ज हुआ, बड़े सरफेस के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ना यहाँ से आप WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी रिलेट कर सकते हो। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, इसका काम क्या है पर्टिकुलरली, ये भी आप देख सकते हो। उसके बाद इंडिया के कुछ स्टेप्स लाइक आरोग्य सेतु, डिजिटली हमने क्या किया, टेक्नोलॉजिकली, या बाकी हमने मिशन स्टार्ट किया, वंदे भारत मिशन, बाकी चीज़ें, या कोविन पोर्टल है, इस पे आप थोड़ा बहुत देख सकते हो। उसके बाद इकोनॉमी का बड़े ही विस्तार से तहलील सर ने जिक्र किया। बट इकोनॉमी में एक एरिया आता है, JKPSC ने अभी ज़्यादा उस पर फोकस नहीं किया, बट इस साल कुछ भी हो सकता है। बजट को आप थोड़ा आप देख सकते हो, बजट में फिस्कल डिफिसिट का अभी क्या पोजीशन है, क्या टारगेट है हमारा, एक्सपेंडिचर किस सेक्टर में कितना है। इकोनॉमिक सर्वे में आप ज़्यादा डेटा पे नहीं जाना, कुछ टर्म्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, इससे पहली जो इकोनॉमिक सर्वे थी उसमें पंचायत के रिलेटेड उनकी फंक्शन को इंप्रूव करने के लिए एक LET, लो इक्विलिब्रियम ट्रैप का जिक्र किया गया था। इस बार एक एजाइल अप्रोच ऑफ इकोनॉमी, उसके बारे में जिक्र किया गया है। सो आप इन बेसिक टर्म्स को देख सकते हो। उसके बाद डेटा, इंडिया किस कंट्री को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। अभी फॉर एग्जाम्पल USA को हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। हमारा सबसे लार्जेस्ट इंपोर्टर कौन है, हम कहाँ से ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, चाइना से इंपोर्ट करते हैं। अब प्रोडक्ट वाइज, लास्ट टाइम एक जैसे मैरीन प्रोडक्ट्स हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे, इस बार क्या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं या प्रेशियस आइटम्स हैं जैसे पर्ल्स वगैरह हैं, वो है। तो इन चीज़ों पे आप फोकस कर सकते हो। उसके बाद ऑब्वियसली स्कीम्स, इकोनॉमी रिलेटेड आप पढ़ सकते हो, स्टार्ट ऑफ स्कीम्स, स्टैंड अप स्कीम, या आप पर्टिकुलरली जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लॉन्च की हो, आप इनको देख सकते हो। उसके बाद कमिटीज़, बैंकिंग से रिलेटेड, मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड, अगर कोई नई कमेटी है, नरेश चंद्र कमेटी, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, सिट्रसेट एसेट से रिलेटेड अभी एक नई कमेटी के बारे में बात की जा रही है, KV कामत कमेटी। ये कमिटीज़ रिलेटेड टू इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, आप गूगल पे कहीं पे भी टाइप करोगे आपको एक मटेरियल मिलेगा। उसके बाद मिसलेनियस पे हम जाएंगे। करंट अफेयर्स का जो मिसलेनियस पार्ट है, इस पे आराम से क्वेश्चन पूछते हैं। कौन कौन से एरियाज, पहले इंडाइसिस, आप गूगल पे टाइप करें या किसी भी इंस्टीट्यूट का मटेरियल डाउनलोड करें, PDF डाउनलोड करें, इंडाइसिस UPSC आप टाइप करें, वहाँ पे आपको बाज़ाब्ता तौर पे एक PDF मिलेगी, आप देख सकते हो कौन सा इंडेक्स कौन रिलीज करता है, इंडिया की क्या रैंक है। सारे इंडाइसिस नहीं, कुछ इंडाइसिस।
सेकंड, स्कीम्स। रिमेंबर, स्कीम्स में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वगैरह वगैरह, इन चीज़ों पे आप फोकस करेंगे। किस मिनिस्ट्री के अंडर कौन सी स्कीम काम करती है, इसका टारगेट क्या है। उसके बाद मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में हमने बात की है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, प्लीज़ आप ये पढ़ लीजिएगा। यूएन, नाटो, जीसीसी, यूरोपियन यूनियन, सार्क, बिमस्टेक, आसियान, ये क्या कौन कौन से मेंबर्स है, कौन से मेंबर्स नहीं है। ट्रीटीज़ का हमने पहले ही जिक्र किया है। उसके बाद एक लो हैंगिंग फ्रूट होता है या एक फेवरेट एरिया होता है, खासकर जो स्टेट पीएससीज है, वो है अपॉइंटमेंट्स। अभी नीति आयोग के जो सीईओ हैं अमिताभ कांत साहब थे, अभी उनको चेंज किया गया, उनकी पोजीशन किसी और को दी गई है। आप देखें न्यू अपॉइंटमेंट्स, आप गूगल पे चेक करें फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम्स, एक पेज आपको नोट तैयार करना है। उसके बाद स्पोर्ट्स में कौन से अवार्ड्स हुए हैं, ओलंपिक्स मेडल्स किस कंट्री के ज़्यादा थे, इंडिया के कितने मेडल्स थे, गोल्ड मेडल कहाँ पे था, ये चीज़ें आप देखोगे। उसके बाद मिसलेनियस एरिया का एक इंपॉर्टेंट विषय रहता है अवार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखें एंटरटेनमेंट, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड किसको मिला। एंड ऑफ लेट दे हैव बीन मूविंग इनटू अदर एरियाज लाइक बिजनेस से वाबस्ता एक अवार्ड पूछा गया था, या बुक पूछी गई थी इंदिरा नूई के बारे में, इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी। सो बिजनेस पे भी फोकस किया है। सो कई बार होता क्या, हमारा एक यूपीएससी का अप्रोच होता है, हम उसको लेके चलते हैं, बट केएस में वो बुक्स पूछते हैं, अवार्ड्स पूछते हैं, स्पोर्ट्स रिलेटेड पूछते हैं, तो वो फिर क्वेश्चंस गलत होते हैं। वैसा नहीं होना चाहिए। आप इस तरह से आप ये प्रिपेयर कर सकते हो। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंटली जेएंड के स्पेसिफिक आपको करंट अफेयर्स पढ़नी पड़ेगी। स्कीम्स, मिशन एरोमा, लेवेंडर मिशन, या सैफरन को जीआई टैग मिला है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से मिशन सैफरन स्टार्ट हुआ, या मिशन एरोमा कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये किस चीज़ से वाबस्ता है। जम्मू एंड कश्मीर की ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको जीआई टैग मिला है, जीआई टैग कौन देता है, इन चीज़ों पे आप फोकस करोगे। परवाज स्कीम अभी सिविल सर्विस के रिलेटेड एक लॉन्च की गई, वो आप देख सकते हो। मुमकिन स्कीम या अवसर स्कीम वुमेन के रिलेटेड, कश्मीर के, जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड, वो आप पढ़ सकते हो। इन चीज़ों पे आप ज़्यादा फोकस करोगे। सो दिस वाज एनवायरनमेंट, देन वी मूव टू करंट अफेयर्स। हमारी तरफ से आई विल ट्राई ऑन माई पार्ट की जो फाइनली ये वीडियो है, इसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डालेंगे, उस पर शायद हम कोशिश करें कि आपको एक टारगेटेड एरियाज एनवायरनमेंट और करंट अफेयर्स में क्या होंगे, उन पे आप काम करेंगे। दिस वॉज अबाउट एनवायरनमेंट एंड करंट अफेयर्स। उसके बाद प्लीज डोंट इग्नोर सी सेट, बिकॉज कुछ लोग जीएस पढ़ते हैं, सी सेट में दे फेल टू क्वालिफाई इट। सो सी सेट को पढ़ना, आप सी सेट को कैसे पढ़ोगे, क्वालिफाइंग है, बट दैट डज नॉट मीन आप इसे नज़रअंदाज करेंगे। कैसे पढ़ सकते हो, जस्ट कुछ क्वांट है, आपका रीजनिंग है, क्वांट में एवरेज, टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस, इस तरह के टॉपिक्स जिनमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो, पर्टिकुलरली आर्ट स्टूडेंट्स। 5 से 7 चैप्टर्स उनको किसी बैंक की बुक से या वीडियोस देख के पढ़ें, नोट्स बनाएं, क्वेश्चन सॉल्व करें, ये करें। उसके बाद कॉम्प्रहेंशन के अराउंड 50-60 पैसेज आप सॉल्व करें, वो लेके जाएं, और पीवाईक्यूज करें। केएस के पेपर्स, यूपीएससी के पेपर्स से 5-6 टेस्ट करें। प्लीज डू नॉट इग्नोर सी सेट। सबसे महत्वपूर्ण मेरे हिसाब से जो कारण रहता है प्रीलिम्स में फेल होने का, वो है सी सेट। उस पर फोकस करें। बाकी जो भी होगा, किसी भी प्रकार की आपको गाइडेंस चाहिए होगी, वी ऑल आर अवेलेबल हेयर। तो बाकी एट द एंड ऑफ इट एक कॉन्सेप्ट होता है FOMO, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। लड़कों के जहन में रहता है कि मैं इतना पढ़ रहा हूँ, शायद जो दूसरा लड़का है वो ज़्यादा पढ़ रहा है। डोंट हैव दिस फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपने जो पढ़ा है बहुत अच्छा है, उस पर रिवाइज करें इंशाल्लाह। वी विश यू गुड लक, एंड हमारी तरफ से ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं सारे टीचर्स को और सारी जो कम्युनिटी है एस्पायरेंट्स की। गुड लक एंड थैंक यू।